हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपना अपना पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज मेरा ईवीएस में सेट नंबर 8 है और ये 2014 का है। और दोस्तों मैं सेट 8 में से कल 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन डाल चुका हूँ और बचे हुए 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन आज डालूंगा। और यदि आप लोगों को पिछले पीवाईक्यू क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। और जो है दोस्तों आज की वीडियो में ही मात्र जो है 15 पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेगा और कल से जो है एक वीडियो में 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट रहता है कि भाई एक वीडियो में जो है 30 क्वेश्चन करो। तो जब अगला सेट यानी कि नवा सेट स्टार्ट करेंगे तब से एक वीडियो में जो है 30 पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थिर है। दिल्ली के दिल्ली के किस भाग में है? तो दिल्ली की दोस्तों उत्तर और दक्षिण के भाग में है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों मैप से रिलेटेड है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज का दूसरा प्रश्न है, एबीएस संरक्षण डैश अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये जो है हो जाएगा दोस्तों एनवायरमेंट स्टडी। इसका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों आज का तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के उद्देश्य नहीं है? इसमें से बोल रहा है कि नहीं, कौन नहीं है। तो यानी कि 3 ऑप्शन सही होगा, एक गलत होगा, तो उसको छाँटना है। तो पहला ऑप्शन में है कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना है। तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन इसमें बोल रहा है कि नहीं, तो गलत वाला को छाँटना है। और दूसरा ऑप्शन है शिक्षक कक्ष में करे अनुशासन को सुनिश्चित करे। ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए। बच्चों को अभिप्रेरित नहीं, इसमें बोल रहा है उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों को अभिप्रेरित नहीं करना है। तो ये ऑप्शन जो बी डी सी इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये तीनों ऑप्शन ए बी और डी जो है सही, लेकिन इसमें बोल रहा है कि गलत को छाटना है, तो गलत सी हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कहते हैं आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और काल्पनिक प्रश्न पूछता है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य डैश सुधार करना है। इसको जो है दोस्तों चिंतन कौशल में यानी कि चिंतन कौशल में जो है सुधार करना चाहती है कि, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलियों नीचे दी गई पद्धति का उपयोग करती है। एक में है पक्षियों पर आधारित वृत्त चिन्ह दिखाना, दूसरा विभिन्न पक्षियों की तस्वीर वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, तीसरा शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान ध्यान से रखने के लिए कहना। तो बोल रहा है कि नलिनी किस परियोजना के लिए सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है? तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर एक है अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, दूसरा ऑप्शन में है बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, तीसरा ऑप्शन में है दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, और चौथा ऑप्शन में शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। तो ये दोस्तों उपागमों का प्रयोग कर रहा है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपनी पाठ्य योजना का पालन करना। तो ये ऑप्शन ए जो है इसका सही हो जाएगा। दोस्तों हाथ से ही वीडियो बनाना पड़ता है और इधर भी देखना पड़ता है, उधर भी तो थोड़ा इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप लोग उसको जो है मेकअप जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, कद खेल जो हम खेलते हैं प्रक्रम के शिक्षण में शिक्षार्थियों की अधिगम भागीदारिता के लिए निम्न में से कौन सी शिक्षण युक्ति अधिक प्रभावी होगी? ऑप्शन ए में है शिक्षार्थियों के खेल के मैदान में ले जाना और उन्हें अलग अलग दिनों में अलग अलग खेल खिलाना। ये तो बात सही है कि मैदान में ले जाना है और सब रोज़ जो है अलग अलग खेल खिलाना है, तो ये ऑप्शन ए ही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे दोस्तों आप लोग पैडागोजी के लिए जब चारों ऑप्शन को पढ़िएगा तब आप लोगों को पैडागोजी अपने आप समझ में आने लगेगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपांतरण आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो ये ऑप्शन ए में है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा परिभाषा दोस्तों नेगेटिव वर्ड्स में आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और उसके बाद अगला ऑप्शन है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना और अवलोकन को दर्ज करना। अगला ऑप्शन देखते हैं, दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। और चौथा ऑप्शन है जल प्रदूषण की हानि के बारे में चर्चा करना। ये दोस्तों दोनों में ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है वह जल प्रदूषण की हानि के बारे में चर्चा करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, जीव जंतुओं पर आधारित पाठ को पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के परिभ्रमण का आयोजन करती है। यह डैश में शिक्षार्थियों की मदद करेगा।
पहला ऑप्शन में इसका जीव जंतु संरक्षण के कौशल के विकास में, ये तो जीव जंतु संरक्षण कौशल के विकास में नहीं होगा। और दूसरा है दैनिक समय सारणी की चर्चा में बदलाव। और तीसरा होगा कक्षा कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना। इसमें बोल रहा है कि वास्तविक जीवन से जोड़ना, तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई जवाब हो ही नहीं सकता है। और ये एक पॉजिटिव वर्ड्स भी है। और उसके बाद दोस्तों चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए, उनके प्रति पालतू ये संवेदना प्रतीत करना, ये बच्चों को नहीं कर सकते, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित कार्यक्रम से परिचित कराना चाहती है। उन्हें ऑप्शन एक में है श्याम पट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन में पोषण तत्व से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। तीसरा ऑप्शन में विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा ऑप्शन में है शिक्षार्थियों को कहना चाहिए कि वह अपने अपने टिफिन बॉक्स खोले तथा उनके तत्व तत्व को अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें व्याख्या करनी चाहिए। तो ये जो दोस्तों ये वास्तविक जीवन से रिलेटेड होता है, वह खुद से मतलब बॉक्स को खोलेगा और अवलोकन करेगा और उसका व्याख्या भी करेगा, तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, रश्मि को यह सिखाना चाहिए कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों यानी कि क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। ये पहला बोला है प्रश्न लिखना, और दूसरा में है रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, और तीसरा प्रश्न पत्र का संपादन करना, चौथा ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो वो बोल रहा है कि अनुपालन किए गए चरणों का सही क्रम कौन सा होगा। इसमें से बोल रहा है कि सही क्रम कौन सा होगा। तो पहला में हो गया 2, यानी कि रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, उसके बाद हो जाएगा ब्लूप्रिंट तैयार करना, और उसके बाद जो पहला ऑप्शन में प्रश्न लिखना, और उसके बाद तीसरा हो जाएगा प्रश्न पत्र का संपादन करना। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को ये सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति अपने अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो इसमें बोला कि सबसे बेहतर कौन होगा। तो पहला ऑप्शन में है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना, ये भी बेहतर है। उसके बाद है कार स्कूटी आदि जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें बोला है कि ना लगा हुआ है। और उसके बाद तीसरा में है घर के बाहर अक्सर आने जाने से बचना, तो ये भी देख लेते हैं। और चौथा ऑप्शन में यह व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच। तो इसमें बोल रहा है कि सबसे बेहतर सुझाव कौन है। तो ए नंबर से बेहतर जो है कोनो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बोल रहा है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ और इससे मेरा भी रिवाइजिंग हो जाता है। तो इसीलिए मैं पीवाईक्यू शीट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और चैनल से सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे बेहतर तरीका कौन है। इस चारों ऑप्शन में से सबसे बेहतर तरीका बोल रहा है कौन होगा। तो पहला ऑप्शन में अधिगम हस्तप्रक अनुभव प्रदान करना, ये भी बेहतर है, लेकिन सबसे बेहतर बोल रहा है। अगला है लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास करना, लिखित कार्य उसको अधिक नहीं देना है, तो ये ऑप्शन तो बी गलत हो जाएगा बिल्कुल। और ऑप्शन ऑप्शन 3 में अक्सर इकाई परीक्षणों का प्रयोग आयोजन करना, परीक्षणों का अधिक जो है उपयोग नहीं करना, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन में गहन जांच परख और काल्पनिक परख प्रश्न पूछना, तो इसमें बोल रहा है कि गहन जांच परख और कल्पना परख प्रश्न पूछने की बच्चों को छूट रहता है। तो इसका जो सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों आप लोग जो है पेडागोजी का प्रश्न के लिए आप लोग जब तक टैग वर्ड्स नहीं करिएगा तब तक आप लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा पेडागोजी के लिए। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, तब मैं आप लोगों के लिए एक टैग वर्ड्स का जो वीडियो लेकर आऊँगा, तो उसमें आप लोगों को पूरा कंप्लीटली टैग वर्ड्स के बारे में मतलब समझ अच्छे से आ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा यदि आप लोगों को टैग वर्ड्स का मदद चाहिए तो। और दोस्तों उसके बाद अगला प्रश्न है, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है। तो इसका पहला ऑप्शन है सुनिश्चित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। इसका बिजली का प्रयोग के प्रति शिक्षार्थियों को जो संवेदनशील नहीं बनाना है, तो ऑप्शन ए तो इसका बिल्कुल गलत ही हो जाएगा। और दूसरा है बिजली के स्रोत के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, इसका शिक्षार्थियों का जो है आकलन नहीं करना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन में है शिक्षार्थियों की सामान्यतः जानकारी का आकलन करना, शिक्षा
शिक्षार्थियों का जानकारी का आकलन भी नहीं करना। तो ये ऑप्शन जो है ए, बी और डी जो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और जो है दोस्तों उसके बाद तीसरा ऑप्शन में था शिक्षार्थियों को कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशल का विकास करना। तो ये सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बोल रहे हैं कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशल का विकास करना। तो ये यही लिए हम बोल रहे हैं दोस्तों कि जब तक आप लोग टैग वर्ड्स नहीं करिएगा तब तक आप लोगों को पेडागोजी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ में सर्वेक्षण और लेखन पर एक भाग का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन में शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। दूसरा है शिक्षार्थियों की अवसर उपलब्ध कराना कि वे चीज़ों को सीख और खोज और सीखें। तो ये अवसर उपलब्ध कराना बोल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है कि विषय आधारित अवधारणाओं को सीखने में शिक्षार्थियों की मदद नहीं करना है, वो खुद मतलब उसको अवसर देना है कि आप करो। तो ये ऑप्शन जो गलत हो जाएगा। और इसमें सुधार व्यवहारिक कौशल का सुधार करना शिक्षार्थियों का, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है कक्षा बी के शिक्षार्थियों को यदि यह समाप्त हो जाए पाठ पढ़ाने के बाद सीसा प्रकरण के बारे में शिक्षार्थियों की समझ के स्तर के बारे में जानने के लिए एक परीक्षण प्रशासित करती है। उसे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक बड़ी संख्या में शिक्षार्थी संबंधित अवधारणाओं को नहीं समझ पाए। इसका प्रमुख कारण हो सकता है। इसका जो है प्रमुख कारण क्या होगा जो वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसका जो दोस्तों पहला ऑप्शन में है उसे प्रकरण को पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया किया था। और दूसरा में शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। और ये तीसरा ऑप्शन है ये प्रक्रम पाठ्यपुस्तक में शामिल किए जाने योग्य नहीं था। पाठ्यपुस्तक में शामिल योग्य नहीं था, ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। और तीसरा है चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को यह प्रक्रम रोचक नहीं लगा। ये रोचक भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी और डी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और ऑप्शन बी में बोल रहा है शिक्षार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर अच्छा नहीं था। संज्ञानात्मक स्तर अच्छा, तो ये भी ऑप्शन मतलब थोड़ा बहुत तो अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा जो है ऑप्शन नंबर ए है कि उसमें बोला है उसने कार्यक्रम पढ़ाने के लिए सही पद्धति का प्रयोग नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो ये 15 PYQ क्वेश्चन था सेट नंबर 7 का, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। और कल से जो सेट करेंगे नम्मा सेट, उसका एक वीडियो में ही 30 क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग अभी से ही वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो आप लोगों को वो PYQ सेट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।